टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एमबीए करने वाले हम। रिटेल, कपड़ों का रिटेल, कपड़ों का व्यापारी, ये जो है ना एक कस्टमर का बिजनेस होता है। इसमें आपको दुकान के अंदर, शोरूम में कुछ एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट रखनी चाहिए, तभी कस्टमर आता है। वैसे तो रिटेलर बहुत सारे हैं, लाखों रिटेलर है हमारे देश में, इतना कंपटीशन है, इतनी स्कीम, इतने डिस्काउंट, तो रिटेलर अलग से कैसे निकल के आए? कपड़ों का व्यापारी क्या करेगा? इस इंडस्ट्री में होता क्या है? इसमें कौन चाहता है? करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है? सुनना मेरी बात को। अगर इसके अंदर जैसे खाने की इंडस्ट्री होती है ना, फूड, उसको पहले देख के खाते हैं, आंखों से खाते हैं, फिर जबान से खाते हैं। कपड़ों में भी ऐसे होता है। हाँ, कपड़ों में भी ऐसे होता है, पहले आप कपड़ों को देख करके पहनते हो मन से, उसके बाद एक्चुअली पहनते हो। तो शोरूम आपका ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे। बड़ी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है। 10 लाख रिटेलर है आज हमारे देश के अंदर कपड़ों के, और ब्रेक इवन पॉइंट इसका बहुत इजी है, आसानी से अचीव हो सकता है। अगर 50% एफिशिएंसी पे भी करें तो ब्रेक इवन तुरंत मिल जाता है आपको इसमें। छोटा रिटेलर भी इसमें लॉस नहीं करता, लेकिन अगर ठीक से चलाए तो। हाँ, आपका रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज होते हुए फैशन को रिस्पॉन्ड कर लिया, छा जाओगे। 10 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। पहला, रिटेल के अंदर सेल्स नहीं होती है। कपड़ों के शोरूम में भी सेल्स नहीं है, परचेज सेल्स है। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ना सारा गेम परचेज में है। परचेज, आपको क्या ब्रांड लेना है, क्या डिजाइन लेना है, कौन सी सीजन में चलेगा, किस प्राइस का चलेगा, गेम सारा परचेज में है। जितने भी मैंने कपड़ों के शोरूम देखे हैं, वहां सारी गड़बड़ तभी होती है जब उनके पास गलत माल पड़ा होता है। रिटेलर को एग्जीबिशन जाना चाहिए, एग्जीबिशन में जाकर के स्टडी करना चाहिए मार्केट क्या ले रही है। ऐसा नहीं कि आपको जो आकर के स्कीम दे गया है, जो आपको आके मिठाई का डब्बा देगा, भैया ये कपड़े ले लो हमारे बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आएंगे बीच में, वहीं सारा गेम खराब होता है। परचेज सीख लो पहले क्या होता है, परचेज करते कैसे हैं, फैशन और रेलेवेंसी के हिसाब से, पब्लिक डिमांड, ट्रेंड्स और रेलेवेंट स्टॉक के हिसाब से हमारे को लेना है। परचेज लाइफलाइन है, बाय राइट सेल राइट। सही खरीदा आसानी से अपने आप बिक जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेन मुद्दा क्या है धंधे के अंदर, जब आप गलत माल लेके रख लेते हो तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, माल पुराना होता है, कपड़ा पुराना होते ही फैशन बदलते बिकना बंद हो जाता है। जब बिकना बंद हुआ तो गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग बाइक आपने, आपका अनस्टोल्ड स्टॉक मतलब आपका कैश फंस गया है। इतने दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, मक्खी मार रहे हो आप, बिक नहीं रहे हैं, कैश आपका फंस गया है। ब्रांड जल्दी बिकते हैं, फटाफट बिकते हैं, स्कीम के चक्कर में मत आना। डेड स्टॉक हो रहा है तो तुरंत निकाल दो उसको। वाई एनालिसिस करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं गलत डिज़ाइन ले रहा हूँ, क्या मैं महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूँ, क्या मेरा सेल्समैन ठीक नहीं है, या मैं डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहा। बेसिकली यही 4 प्रॉब्लम होती हैं, डिज़ाइन की, प्राइस की, सेल्समैन की और डिस्प्ले की। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी अपने ज़रूरी है। बैड स्टॉक मत खरीदो, गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक लेना। बैड स्टॉक मतलब जो बिकता नहीं, गुड स्टॉक मतलब जो बिक जाता है, डिमांड है, लेकिन वेरी गुड स्टॉक फट 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 बिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 80-20 फॉर्मूला। फिर समझो, रिटेल के धंधे में आपकी सेल्स अच्छी नहीं करनी है, परचेज अच्छी करनी है। माल वही रखो। जो माल 80% बिकता है, हाँ, ये केवल 20% तरह का माल होता है जो 80% बिक जाता है, और वही वाला 20% तरह का माल, उसको 80% भर लो अपने पास में। 80% ऑफ दैट 20% जो आपको 80% ग्रोथ देगा। ये है मेन मुद्दा इसके अंदर। हाँ, इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस या एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जो जल्दी बिकता है उससे शोरूम भर दो, जो धीरे बिकता है उसको केवल 15-20% रखो, और जो नहीं बिकता है उसको 2-5% से ज़्यादा कभी मत रखो। यही है मेन सारा का सारा गेम। परचेज जो है ना, माल को जमा करना। परचेज मतलब जमा, दुकान में सामान लाते हो, परचेज मतलब जमा, सेल्स मतलब मजा। हाँ, जमा मजा, जितना बढ़िया सेल्स करोगे उतना मजा आएगा आपको। लेकिन क्या है, आपका अगर जब जमा राइट है तो सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन द जमा इज राइट, यानी कि परचेज इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। बट व्हेन जमा इज रॉन्ग, गलत सामान ले आए, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। मुद्दा यही है। व्हेन जमा इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन जमा इज रॉन्ग, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। अगर आपने ईबीओ खोला है, वहां तो आसान है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं, मतलब एक कंपनी का शोरूम खोल लिया, वहाँ तो आसान है, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो बड़ा ब्रांड है वो खुद ही मर्चेंडाइज ढूंढने में आपको मदद करता है, वही आपको कौन सा माल लेना है, कितना माल लेना है, इस मार्केट में क्या चलेगा, मार्केट इंटेलिजेंस देता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको बना के दे देगा। हाँ, तो वहाँ पे आपके लिए, क्योंकि अगर अच्छी सेल हो रही है तो आपके ब्रांड पे भी इंपैक्ट करेगा, तो वो खुद ही कंपनी करके दे देती है। लेकिन अगर आपका ईबीओ नहीं है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है, तो आपको परचेज समझदारी से करनी है। दूसरा, स्टॉक आउट इज पॉइजन। देखो, जो माल ज़्यादा बिकता है ना, वो अगर स्टॉक आउट मतलब क्या होता है कि भाई सामान खत्म हो गया है, बिकने वाला माल वो खत्म हो गया है। देखो, अगर कुछ स्टॉक फालतू रखा है ना, उसका जो नुकसान है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मेरा 50,000 रुपये का माल फालतू पड़ा है, और वो बिक नहीं रहा, मतलब 50,000 रुपये फंसा हुआ है। लेकिन जो माल बिकता है वो नहीं है,
तो कितने सारे कस्टमर वो ले जाते जो लेके नहीं गए, वो आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो जो स्टॉक आउट यानी कि माल ना होना, यानी कि जो बिकने वाला माल है वो ना होना, ये आपके धंधे के लिए जहर है। अगर आपके पास स्टॉक कम पड़ा है, अंडर स्टॉक है या गलत स्टॉक है, इसका कारण तो या तो लैक ऑफ फंड, आपके पैसे की कमी है, वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करना आ रहा है, या माल अगर जल्दी बिक के खत्म हो गया है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पुअर डिमांड फोरकास्टिंग है, आपको आइडिया नहीं है आपके पास क्या बिकता है। या फिर खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पीछे से आपको सही सप्लायर नहीं है, वो सप्लाई डिले कर रहा है इसलिए, या आपको इन्वेंट्री ऑटोमेशन नहीं आता। आप बात को समझे कि डिमांड होते हुए भी माल को ना बेच पाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, कस्टमर भी चला जाएगा, आपकी इमेज भी चली जाएगी और दूसरे के पास चला जाएगा। तो आप क्या करिए, परेटो प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, जो 20% माल 80% बिकता है, उस माल का हर महीने फ्रेश बाइंग करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आप फ्रेश बाइंग हर महीने करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको ट्रेंड और फैशन पकड़ में आने चाहिए। आप या तो ईबीओ खोल लो, दो उपाय हैं, या तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोल लो, भाई जिस कंपनी, वो कंपनी खुद ही बता देगी क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, उसके पास ईआरपीस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बता देगा। और आप ईबीओ नहीं खोलना चाहते, अपना ही एमबीओ चलाना चाहते हो, तो फिर ईआरपी खुद लगा लो। रेडी सोल्यूशन आजकल ईआरपी के बहुत सारे आ रहे हैं, वो लगा लो, काम हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना, लोकेशन जो है ना, इसमें बड़ा गेम चेंजर है। आपके शोरूम का, आपके स्टोर का, आपकी कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है, फिजिकल लोकेशन से बात बनती है। भैया अगर लोकेशन कमजोर है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो बेकार है। आपका जो प्राइमरी कस्टमर है ना, जो 60 से 80% कस्टमर ऐसा होता है जो माल खरीदता है। सेकेंडरी मतलब 15% कस्टमर ही कभी कभी लेता है। टर्शरी मतलब वो कस्टमर जो माल खरीदता ही नहीं है। इसका कैलकुलेशन करना सीख लो, ये कैसे मिलते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, ये मिलते कैसे हैं, क्या फैक्टर होते हैं। आप जहां दुकान खोल रहे हो, वहां कस्टमर आपके काम के रहते कितने हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, यहां पे चलने वाले पैदल ग्राहक कितने घूमते हैं, इनकी उम्र क्या है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो उस उम्र के लोगों को देना है कि नहीं देना है, किस प्रोफेशन के लोग रहते हैं आसपास। कुछ इलाके होते हैं जहां व्यापारी ज्यादा रहते हैं, कुछ इलाके होते हैं जहां अपार्टमेंट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, हाई राइज टावर, वहां नौकरी करने वाले ज्यादा होते हैं। इनकम ग्रुप कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, धर्म क्या है उनका, प्राइवेट व्हीकल उनके पास है कि नहीं है, उनकी उनकी स्पेंड करने की क्षमता कितनी है, आसपास जहां आपने शोरूम खोला है वहां कोई मेट्रो जाती है क्या, वहाँ कोई बस जाती है, ऑटो आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। ये चीज़ों को देखो तब आपको समझ में आएगा यार, यहाँ लोकेशन ठीक है, यहाँ माल अपने को शोरूम खोल देना चाहिए। चौथी स्ट्रैटेजी, बड़ी कमाल का गणित दूंगा इसमें मैं, ये रियल कंटेंट है भाई साहब। हाँ, ब्रांड गिव्स यू बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या मतलब हुआ बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर? मतलब बेटर आरओआई। इसका मतलब समझो, केस स्टडी से समझाता हूं। मोबाइल के दो ब्रांड लेते हैं, जियोनी और शाओमी। जो दुकानदार है ना, उसको शाओमी केवल 4% मार्जिन देता है, जियोनी 12% मार्जिन देता है। लेकिन फिर भी कौन, मतलब कमाई किस में जा रहा है, जियोनी में कि शाओमी में? जियोनी में। जियोनी 12% दे रहा है। हाँ, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा जियोनी का, तो आपको 12,000 रुपये कमा लोगे। शाओमी का 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा तो केवल 4,000 रुपये कमाओगे। तो आदमी कहे भाई जियोनी ज़्यादा रख लो, लेकिन वो शाओमी रखता है ज़्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे दो आपके बड़े अच्छे से खाने बने हुए हैं जहां आपने मोबाइल रखे हुए हैं, है कि नहीं, रैक अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां 1 लाख रुपए का जियोनी पड़ा है, यहां 1 लाख रुपए का शाओमी पड़ा है। जियोनी 1 लाख रुपए का पूरे महीने में एक ही बार बिकेगा, यानी कि एक महीने में 1 लाख रुपए का आपने जियोनी बेच लिया, तो आपको उस पर कितना बच गया? 12% के हिसाब से 12,000 रुपये बच गया। लेकिन शाओमी इतनी तेज बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है कि ये 1 लाख रुपए का माल बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा। आपने फंसाया तो 1 ही लाख है, लेकिन ये 10 बार बिक गया। इधर 1 लाख का माल एक बार बिका, शाओमी का 1 लाख का माल 10 बार बिक गया। शाओमी दे तो रहा था 4%, लेकिन उस 1 लाख पे आपने 4% 10 बार कमा लिया, यानी कि आपने यहां 40,000 रुपए कमाया, और यहां आपने 1 लाख पे केवल 12% देखने में अच्छा था, पर ये एक ही बार बिका तो आपने 12,000 कमाया। तो इस 1 लाख पे अपने महीने में 12,000 रुपए कमाया, इस 1 लाख पे महीने में आपने 40,000 रुपए कमाया, क्योंकि माल 1 ही लाख का रखा था, बिक रहा है, आ रहा है, बिक रहा है, जा रहा है। आप तो 1 ही लाख का माल फंसाते हो ना, अपना पैसा तो 1 ही लाख फंसाया दोनों जगह पे आपने, पर ये कम बार बिका जियोनी, तो यानी कि एक बार बिकने पे आपको 12,000 कमा के दिया, 10 बार 1 लाख का माल बिकने के कारण आपको 40,000 रुपए कमा के दिया। इसको बोलते हैं आरओआई। इसका मतलब क्या भैया? मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड बना देगा, और लोकल आइटम रखोगे तो आपको भी जिंदगी भर लोकल बनाए रखेगा। माल वो रखो जो अपने आप बिकता हो, मार्जिन थोड़ा मात्रा कम भी हो तो भी चल जाता है, आप आरओआई बहुत अच्छी कमा लेते हो, बहुत बढ़िया कर लेते हो। इसमें ना आप
मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूँ। ये जोनी शाओमी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा। कपड़ों में मामले में भी ना कोई लोकल लल्लू लाल कपड़ा मत रखो, ठीक ब्रांड का कपड़ा रखोगे। हाँ, लल्लू लाल हो सकता है आपको 50% मार्जिन दे दे, ब्रांड आपको 30% मार्जिन दे, पर आप ब्रांड में ज़्यादा कमा जाओगे, जल्दी जल्दी बिकता है। हाँ, स्टॉक बहुत तेज घूमता है। और ये अगर फंसा रह गया ना आपका, जियोनी फंसा रह गया, तो जियोनी 3G था, टेक्नोलॉजी 4G आ गई, मोबाइल बेकार हो गया। भाई उसका रैम कम था और नया रैम आ गया, ज्यादा रैम वाले मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, मोबाइल बेकार हो गया। पड़े पड़े मोबाइल पुराना बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगा। आपका भाई क्या हो गया, क्या करूं, फंस गया मैं, मक्खी मार रहा हूं उसके बैठ के। एक और फॉर्मूला समझो आप, इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला। स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला क्या है, इसे समझ में आ जाएगी आपको बात। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, मैथमेटिक्स तो छोड़ो, अगर आपने खाली 10वीं छोड़ो, 8वीं छोड़ो, 5वीं तक पढ़ाई करी, इतना ईजी कर दूंगा। सेल्स अपॉन स्टॉक का मतलब क्या है? आपने सेल्स करी 2 करोड़ की और माल आपने 1 करोड़ का खरीदा, यानी कि साल के एंड में आपके पास 1 करोड़ का माल बचा, लेकिन साल के एंड तक आपने सेल्स 2 करोड़ की कर दी। कैसे करी होगी? ऐसी करी ना कि भाई माल गया आया गया आया, तो आपने माल आपने 2 बार मंगा लिया। तो आपका जो फंसा था 1 ही करोड़ फंसा था, लेकिन माल आपने 2 बार बेच दिया। आप कई लोग इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ की सेल कर देते हैं, और कई एक्सट्रीमली बेस्ट होते हैं, वो 1 करोड़ लगा करके 1 करोड़ का माल साल में 10 बार बेच देते हैं। यानी कि कपड़ों के शोरूम में उसको बोलेंगे 10 करोड़ अपॉन 1 करोड़, यानी कि उसका स्टॉक रोटेशन 10 बार हो गया है। आप समझो, तो इसको ऐसे समझो भाई, कुछ दुकानदार पुराना माल पड़ा है, वो थान में लिपटा हुआ है, उस पर दाग पड़ जाते हैं, जीन्स रखते हैं। किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे, वहाँ जीन्स जब वो खोल के निकालेगा ना, तो उसके घुटनों से जहाँ फोल्ड करी थी जीन्स, उस पर लाइन सी आ जाती है। देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आ जाती है, क्योंकि माल पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा, पुराना माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया उसका माल, है फैशन बदल चुका है, माल पड़ा हुआ है। वही चक्कर है। आपने अगर 1 करोड़ का माल 10 बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन 10 है। इसको आप ऐसे समझो फॉर्मूला से आसानी से, कि 1 करोड़ का माल अगर आपने 30% मार्जिन पे साल में 1 ही बार बेचा, तो आपको 30 लाख रुपए बचा। लेकिन आपने दूसरी तरफ 1 करोड़ का माल साल में 5 बार बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया, 30% की जगह खाली 20% मार्जिन कमाया, तो 20% मार्जिन आपका 1 करोड़ का होता है 20 लाख, लेकिन 5 बार बेच दिया, यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 करोड़ रुपया। यहाँ 30% मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया, 20% मार्जिन के साथ आपने 1 करोड़ कमा लिया। वो 30 लाख कमा रहा साल में, ये 1 करोड़ कमा रहा साल में। एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने, इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी, पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में 30 लाख है, इसकी कमाई साल के एंड में 1 करोड़ है। ये मजा मार रहा है। इसके लिए करना क्या होगा? है समझ में तो आ गया आपको? 4 महीने पुराना माल खरीदी के भाव पे बेच दो। अगर कोई जीन्स लेके आए थे आप 500 रुपए की, 4 महीना हो गया है, अब 500 में बेच देना भाई। 800-900 का खाब छोड़ दो, अब 700 में मत बेचो, 500 में बेच दो, 4 महीना हो गया। लेकिन अगर 6 महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई, तो 500 की जगह 450 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 430 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे छुट्टे हो जाएंगे। आपके पास 50,000 रुपये का माल फंसा पड़ा है ना, 50,000 का माल 40,000 रुपये निकाल दो, 40,000 रुपये हाथ में तो आएंगे। जब 40,000 हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ, वो बहुत तेज बिकेगा, कमा के भी देगा। जब जगह खाली होगी, नया माल आएगा, नया माल जल्दी बिकेगा, जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने आप। कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया। कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे, अरे भाई साहब 3 जीन्स ले लो, साथ में 3 जीन्स फ्री दे रहा हूं, वो स्कीम है। हो सकता है कस्टमर ना ले रहा, वो कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है। कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो, स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है। हाँ, तो आपके लिए देखो एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, आपको आरओआई अच्छा निकालना है ना, टेलर रख लो अपने पास। टेलर के साथ बहुत कमाई होती है भैया। शोरूम खोलना मुश्किल है, टेलर रखना आसान है। पर क्या शोरूम तो आप खोल लेते हो, उसके बाद टेलर के खर्चे आपको चुभने लग जाते हैं। हाँ? आप क्या है कि आप $1 खर्च कर देते हो, 1 पैनी में दिक्कत आती है। 2,000 का नोट खर्च कर देते हो, 2 रुपए खर्च करने में दिक्कत आती है। टेलर रखो। देखो रेस्टोरेंट वही चलता है जहां शेफ अच्छा हो, इसी तरह कपड़ों का शोरूम वही अच्छा चलता है जहां टेलर अच्छा हो। शेफ लाना मुश्किल नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। आप अगर रेस्टोरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना कि टेलर छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए अच्छी इतनी तेज कर सकता है सर्विस के मामले में कि आपका कस्टमर वापस आता है लौट करके। मैं ना इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें सियाराम एक अच्छा ब्रांड है। उसके जो ओनर हैं, चेयरमैन है मिस्टर रमेश पोदार, हमारी बड़ी मित्रता है उनसे, बड़ा प्रेम है, बहुत बहुत वार्म और कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरा। तो मैं सोचा कि टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने रमेश जी को फ़ोन लगाया। मैं कहा नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? वो नमस्कार बिंद्रा जी, बहुत अच्छे हैं, बड़ा उनसे प्यार है। वो मेरे को उन्होंने कुछ कपड़े भी गिफ्ट किए अपने, बोले मैं सियाराम के सूट पहनूँ, बिंद्रा जी ये भी मैं सियाराम का सूट पहना हुआ है। तो मैंने जब उनसे बात किया
मैं कहा उनसे भी थोड़ा चीज़ें समझता हूँ, तो मैं उनकी भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये 1978 की कंपनी है भैया, सियाराम, जे हेम्स्टेड, कैडनी, ऑक्समबर्ग भी बड़ा ब्रांड, सब इन्हीं के 80 मिलियन मीटर जो है ना बनाते हैं, कि 40,000 आउटलेट पे माल बेच रहे हैं। 100 करोड़ तो उन्होंने 1991 में पहला कर लिया। देसी ब्रांड लेकिन इंटरनेशनल अपील है इनका। ये रिलेशन इनके साथ ऐसा है कि इन्होंने देखा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो इन्होंने भी रिटेलर्स के लिए एक इवेंट किया था और उसमें इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।